पुस्तक भारत की खोज। लेखक जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला। एक सस्वर पाठ। अहमदनगर के उस किले में मेरी यह नवी जेल यात्रा थी। वहां आए हमें 20 महीने से भी अधिक का समय बीत चुका था। जब हम जेल पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्र पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो वह मुझे याद दिला जाता है कि मेरी जेल की जिंदगी का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे लिए एक स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। मैं यहाँ बागवानी में जुट गया था। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों की क्यारियां बनाने में बिताता था। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे से भरी हुई थी। चूंकि यह एक ऐतिहासिक किला है, इसलिए यहाँ युद्धों और राजमहलों की साजिशों के न जाने कितने किस्से दबे पड़े हैं। खुदाई करते समय हमें जमीन के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुंबदों के टुकड़े मिले। हमने बहुत गहराई तक जाने की कोशिश की, पर जेल के अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब मेरे पास कुदाल छोड़कर कलम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अतीत का बोझ। मनुष्य का अतीत, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे प्रभावित करता है। कभी कभी यह बोझ उसे दबा देता है, खासकर उन पुरानी सभ्यताओं में जैसे भारत और चीन। मुझे अक्सर आश्चर्य होता था कि मेरा उत्तराधिकार क्या है। मैं किन बातों का वारिस हूँ? क्या मैं उस सब का वारिस हूँ जिसे मानवता ने हजारों सालों में हासिल किया? उसकी विजय के उल्लास का, उसकी हार की दुखद यंत्रणा का और उन साह यात्राओं का जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। मैं उस महान विरासत का हिस्सा हूँ और वह मेरे खून और रगों में समाई हुई है। इसी विरासत के विचार ने मुझे जेल की शांति में लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, पर मैं वर्तमान के साथ अतीत का संबंध जोड़ना चाहता था। मैंने महसूस किया कि जो बीत चुका है वह पूरी तरह मरा नहीं है। वह आज भी हमारे जीवन और हमारे विचारों में जिंदा है। अहमदनगर के किले की दीवारों के बीच मैंने इसी भारत की आत्मा की खोज शुरू की। द्वितीय अध्याय, तलाश। एक सस्वर पाठ। मेरे मन में भारत हमेशा से बसा रहा है, लेकिन मैं उसे एक बाहरी व्यक्ति या एक आलोचक की नजर से देखने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वह क्या है जिसने हजारों वर्षों तक भारत को जीवित रखा। क्या वह केवल उसका गौरवशाली अतीत है या कुछ और? मैं भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घूमा। मैंने देखा कि भारत केवल नक्शे पर खींची हुई लकीरों का नाम नहीं है। जब मैं जनसभाओं में जाता था तो लोग चिल्लाते थे, भारत माता की जय। मैं उनसे पूछता था कि यह भारत माता कौन है? क्या यह धरती है? क्या यह यहाँ के पहाड़ और नदियां हैं? लोग चुप हो जाते थे। फिर मैं उन्हें समझाता था कि भारत माता असल में यहाँ के करोड़ों लोग हैं। आप सब और मैं, हम सब मिलकर ही भारत माता हैं। जब लोग यह समझते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। मैंने देखा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। यहाँ की भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, फिर भी एक सूत्र है जो सबको जोड़ता है। उत्तर के पठान और दक्षिण के तमिल में बहुत अंतर है, लेकिन उनकी भारतीयता एक जैसी है। मैंने भारत के गांवों में वह सांस्कृतिक गहराई देखी जो शहरों के पढ़े लिखे लोगों में अक्सर गायब रहती है। गांवों के लोग भले ही अनपढ़ हों, लेकिन उनके पास हजारों साल पुरानी परंपराओं, मिथकों और महाकाव्यों का ज्ञान था। वे रामायण और महाभारत की कहानियां जानते थे और उनके माध्यम से जीवन की नैतिकता को समझते थे।
मैंने महसूस किया कि भारत का असली रूप उसके देहातों में बसता है। वहाँ गरीबी थी, मुसीबतें थीं, लेकिन एक अजीब सी गरिमा और आत्मसम्मान भी था। भारत एक प्राचीन देश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह एक ऐसा देश है जिसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपनी आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। मेरी तलाश मुझे इसी निष्कर्ष पर ले गई कि भारत एक ऐसी भावना है जो हर भारतीय के भीतर सोई हुई है, जिसे बस जगाने की जरूरत है। तृतीय अध्याय, सिंधु घाटी सभ्यता, एक सस्वर पाठ। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिलती है। जब मैंने मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखा तो मैं दंग रह गया। आज से 5000 साल पहले भी वहां एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह विकसित और आधुनिक थी। वहां की सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे और जल निकासी की व्यवस्था इतनी शानदार थी जैसी आज के कई आधुनिक शहरों में भी नहीं मिलती। यह कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो अचानक पैदा हुई हो, इसके पीछे हजारों वर्षों का विकास और अनुभव रहा होगा। सिंधु घाटी की यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर थी। वहाँ धर्म का प्रभाव तो था, लेकिन वह जीवन पर हावी नहीं था। वहाँ के लोग व्यापारी थे, वे दूर दूर के देशों जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 5000 साल पहले की वह सभ्यता और आज का हमारा भारत, इनके बीच एक अटूट सिलसिला है। मोहनजोदड़ो में मिले बर्तन, गहने और मूर्तियां हमें आज भी भारत के बाजारों में देखने को मिल जाती हैं। यह स्थिरता और निरंतरता ही भारत की असली पहचान है। इसी काल के दौरान हमने देखा कि भारत केवल अपने भीतर ही सीमित नहीं रहा। उसने बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए और नई चीजों को अपनाया, लेकिन अपनी बुनियादी पहचान को कभी नहीं बदला। यहाँ के लोग खेती करना जानते थे, कपास उगाते थे और कपड़े बुनते थे, शायद दुनिया में सबसे पहले। इस प्राचीन सभ्यता ने ही भारत की उस संस्कृति की नींव रखी जो आगे चलकर वेदों और उपनिषदों के रूप में निखरने वाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? शायद भीषण बाढ़ आई, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर कोई बड़ी महामारी फैली। कारण जो भी रहा हो, लेकिन वह संस्कृति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी परंपराएं, उसके विचार और उसके जीने का ढंग आने वाली पीढ़ियों के खून में समा गया। जब मैं उन खंडहरों के बीच खड़ा था तो मुझे लगा कि मैं महज पत्थर नहीं देख रहा, बल्कि अपनी जड़ों को छू रहा हूँ। पुस्तक भारत की खोज, लेखक जवाहरलाल नेहरू। चतुर्थ अध्याय, युगों का दौर, द माउंड ऑफ एजेस। सिंधु घाटी के प्राचीन अवशेषों को पीछे छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है, आर्यों का आगमन। यह केवल एक जाति का आना नहीं था, बल्कि एक नई विचारधारा का जन्म था। नेहरू जी के अनुसार आर्य जब भारत आए तो यहाँ की पुरानी सभ्यता और उनके नए विचारों के मिलन से एक अनोखी संस्कृति का जन्म हुआ। इस काल की सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण देन वेद हैं। ऋग्वेद को पढ़ते समय मुझे किसी रूढ़िवादी धर्म के दर्शन नहीं होते, बल्कि इसमें मानव मन की पहली पुकार सुनाई देती है। इसमें प्रकृति के प्रति एक असीम कौतूहल और जीवन के प्रति एक अद्भुत उत्साह है। आर्यों ने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस भारतीय आत्मा का निर्माण किया जो आने वाली हजारों सालों तक अमर रहने वाली थी। जैसे जैसे समय बीता, वेदों की कर्मकांड वाली दुनिया से निकलकर भारतीय मस्तिष्क उपनिषदों के गहरे चिंतन में डूबा। उपनिषद भारतीय दर्शन के वह शिखर हैं जहां मनुष्य ने खुद से सबसे कठिन प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। नेहरू जी कहते हैं कि उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्भयता, फियरलेसनेस है।
वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से मुक्त कर सकता है। यहाँ किसी देवी देवता की आराधना से अधिक सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। इसी काल में भारत ने चिंतन की वह ऊंचाई छुई जो आज भी पूरी दुनिया के दार्शनिकों को चकित करती है। इसके बाद आता है महाकाव्यों का युग, रामायण और महाभारत। नेहरू जी लिखते हैं कि ये केवल दो कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत की धड़कन हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति आज भी भारत के हर गांव और हर घर में जीवित है। इन महाकाव्यों ने ही भारतीय चरित्र और नैतिकता का ढांचा तैयार किया। और इसी महाभारत के हृदय में स्थित है भगवद गीता। गीता का संदेश किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यह हमें सिखाती है कि जब हम संकट में हों, तो पलायन करने के बजाय अपने कर्तव्य के लिए खड़े होना चाहिए। निष्काम कर्म अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना, यही वह दर्शन है जिसने भारतीयों को हर कठिन समय में लड़ने की शक्ति दी। यही वह दौर था जब भारत का सामाजिक ढांचा यानी वर्ण व्यवस्था बनने लगी। शुरुआत में यह केवल श्रम का विभाजन था, लेकिन बाद में यह कठोर हो गई। फिर भी उस समय की रचनात्मक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि कला, विज्ञान, व्याकरण और राजनीति के नए सिद्धांत रचे गए। युगों का यह दौर हमें बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और उसकी सोच कितनी विशाल थी। 5वां अध्याय, नई समस्याएं, एक सस्वर पाठ। जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, भारत एक ऐसे दौर में पहुंचा जहां पुराने वैदिक रीति रिवाज अपनी चमक खोने लगे थे। समाज में एक बेचैनी थी और इसी बेचैनी से दो महान विचारकों का जन्म हुआ, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। बुद्ध एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अलौकिक ईश्वरों या जटिल यज्ञों के बजाय मानवीय दुखों के अंत पर जोर दिया। उनका अहिंसा और करुणा का संदेश तपती धरती पर ठंडी हवा के झोंके जैसा था। उन्होंने जाति-पाति के बंधनों को चुनौती दी और हर व्यक्ति के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया। लगभग इसी समय सिकंदर महान के आक्रमण ने भारत का संपर्क यूनानी दुनिया से कराया। भले ही सिकंदर का प्रवास छोटा था, लेकिन उसने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संस्कृति के नए रास्ते खोल दिए। इन आक्रमणों और उथल-पुथल के बीच भारत को एकजुट करने वाली पहली महान शक्ति का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य की अद्भुत बुद्धि और कूटनीति की मदद से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन इस वंश की असली महानता उनके पोते सम्राट अशोक के साथ जुड़ी है। अशोक ने एक विजेता के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन कलिंग के युद्ध के भीषण रक्तपात ने उनके हृदय को बदल कर रख दिया। खून से सनी युद्धभूमि में खड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत जमीन को जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना बाकी जीवन शांति, सहिष्णुता और लोक कल्याण के संदेश को फैलाने में लगा दिया। पूरे भारत में पत्थरों और स्तंभों पर खुदे उनके शिलालेख आज भी एक ऐसे राजा की गवाही देते हैं जिसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। अशोक के शासन में भारत दुनिया के लिए ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया। यह एक ऐसा युग था जब भारत शक्तिशाली भी था और विनम्र भी। छठा अध्याय, अंतिम दौर, एक स्वर्ण युग और पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कुछ समय के लिए अस्थिरता रही, लेकिन फिर उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का। नेहरू जी इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। यह वह समय था जब भारत हर दिशा में अपनी चमक बिखेर रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में भारतीयों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई। इसी युग में महान कवि कालिदास हुए,
जिनकी रचनाओं ने संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। इसी समय आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने दुनिया को शून्य का महत्व समझाया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह केवल राजाओं की जीत का काल नहीं था, बल्कि भारतीय प्रतिभा के निखरने का काल था। भारत की समृद्धि इतनी अधिक थी कि विदेशी यात्री भी यहाँ की व्यवस्था और खुशहाली देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन इतिहास का नियम है कि जो ऊपर उठता है उसका ढलान भी आता है। धीरे धीरे गुप्त वंश कमजोर हुआ और उत्तर पश्चिम से हूनों के आक्रमण शुरू हो गए। हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने भारत को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक एकता बिखरने लगी थी। इसी बीच भारत की सीमाओं पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, अरब और तुर्क। नेहरू जी लिखते हैं कि जब अरब और तुर्क भारत आए तो वे अपने साथ एक नया जोश और एक नई संस्कृति लेकर आए। भारत जो कभी बहुत गतिशील और वैज्ञानिक सोच वाला देश था, अब धीरे धीरे अपनी पुरानी रूढ़ियों में जकड़ने लगा था। समाज जात पात के बंधनों में बंध गया था, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति कम हो गई थी। तुर्कों और फिर मुगलों के आने से भारत में एक बड़ा बदलाव आया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन इस अध्याय का असली नायक नेहरू जी के लिए अकबर है। अकबर ने यह बखूबी समझा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर राज करने के लिए तलवार नहीं, बल्कि मेलजोल की नीति चाहिए। उसने दीन-ए-इलाही के जरिए धर्मों के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश की। अकबर के समय में हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साझी संस्कृति, जिसे हम गंगाजमुनी तहजीब कहते हैं, का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यह प्रगति हमेशा एक जैसी नहीं रही। अकबर के बाद जब औरंगजेब की नीतियां कठोर हुई, तो साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं और भारत एक बार फिर बिखराव की ओर बढ़ गया। सातवां अध्याय, अंतिम दौर 2, अंग्रेजी शासन और भारत का पुनर्जागरण। मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी उथल पुथल के बीच समुद्र के रास्ते अंग्रेज आए। वे केवल व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की आपसी फूट का फायदा उठाकर यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के इतिहास का एक नया और दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। नेहरू जी लिखते हैं कि अंग्रेजों का भारत पर शासन करना दुनिया के अन्य आक्रमणों से बिल्कुल अलग था। पहले जो भी आक्रमणकारी आए, वे यहीं बस गए और यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गए। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को केवल एक कॉलोनी, उपनिवेश समझा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़ दी गई। जो भारत कभी अपने मलमल, रेशम और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, वह अब अंग्रेजी कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र बन गया। अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दिया, जिससे चारों ओर गरीबी और अकाल फैल गया। लेकिन इसी अंधकार के बीच भारत की आत्मा ने एक बार फिर करवट ली। 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण, रेनेसांस की शुरुआत हुई। इसके सबसे बड़े अग्रदूत राजा राममोहन राय थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत को अंग्रेजों से लड़ने से पहले अपनी आंतरिक बुराइयों जैसे सती प्रथा और अंधविश्वासों से लड़ना होगा। उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया। उनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारतीयों के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति खोया हुआ गौरव फिर से जगाया। विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि भारत केवल एक गुलाम देश नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार है। धीरे धीरे भारतीयों के मन से डर निकलने लगा और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी। 1857 के गदर ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, और भले ही वह असफल रहा, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब और अधिक समय तक बेड़ियों में नहीं रहेगा।
इसी जागृति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अत्यधिक दमन के बाद भी भारत की सामूहिक चेतना फिर से जीवित हुई। आठवां अध्याय, तनाव, टेंशन, गांधी जी का आगमन और संघर्ष। विश्व युद्धों के बाद का समय भारत के लिए भारी तनाव और बेचैनी का था। एक ओर अंग्रेजी हुकूमत के वादे झूठे साबित हो रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीयों के भीतर का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। इसी अंधकार और निराशा के समय में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। नेहरू जी लिखते हैं कि गांधी जी किसी सैन्य शक्ति की तरह नहीं आए, बल्कि वे ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमें खुलकर सांस लेना सिखाया। उन्होंने भारतीयों के मन से सबसे बड़ी बीमारी को निकाला और वह था डर। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को केवल शब्द नहीं बल्कि हथियार बना दिया। उन्होंने राजनीति को महलों और दफ्तरों से निकालकर खेतों, खलिहानों और गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। पहली बार भारत का आम आदमी, किसान, बुनकर और मजदूर यह महसूस करने लगा कि यह आजादी की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई है। नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी का प्रभाव जादुई था। उन्होंने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। भारत के सामने एक अजीब दुविधा थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत उनके युद्ध में उनका साथ दे, जबकि वे भारत को आजाद करने को तैयार नहीं थे। नेहरू जी और अन्य नेताओं के लिए यह तनाव का चरमोत्कर्ष था। एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की वैश्विक लड़ाई थी और दूसरी तरफ अपने ही देश की गुलामी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी चरम पर थी, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन इन सब के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की लहर और तेज हो गई। नेहरू जी इस तनावपूर्ण माहौल को जेल की सलाखों के पीछे से देख रहे थे। वे लिखते हैं कि यह वह समय था जब पुराने रास्ते बंद हो रहे थे और नए रास्तों का निर्माण हो रहा था। भारत अब केवल रियायतें नहीं मांग रहा था, वह पूर्ण स्वराज की ओर कदम बढ़ा चुका था। यह तनाव ही वह ऊर्जा थी जिसने आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। नौवां अध्याय, दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी, टू बैकग्राउंड्स। जब मैं भारत और इंग्लैंड के संबंधों पर विचार करता हूं, तो मुझे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ वह इंग्लैंड था जो औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी तरह बदल चुका था। वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक मशीनें और एक साम्राज्यवादी अहंकार। दूसरी तरफ वह भारत था जो अपनी पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था, लेकिन जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति में थीं। इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं था, यह एक शासक और शासित का संबंध था। अंग्रेजों ने भारत को कभी उस नजर से नहीं देखा जिससे वे खुद को देखते थे। उनके लिए भारत एक ऐसी प्रयोगशाला या बाजार था जहां से वे धन बटोर सकें। उन्होंने यहाँ अपनी भाषा और अपनी कानून व्यवस्था तो थोपी, लेकिन वे कभी भारतीयों के दिल की धड़कन को नहीं समझ पाए। नेहरू जी लिखते हैं कि भारत के लोगों की अपनी एक पृष्ठभूमि थी जो रामायण, महाभारत और प्राचीन दर्शन से बनी थी। यहाँ का अनपढ़ किसान भी सादगी और ऊंचे विचारों की विरासत लिए हुए था। अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया ताकि उनके अपने कारखाने फल फूल सकें। उन्होंने यहाँ के गांवों की उस आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया जो सदियों से भारत की शक्ति रही थी। इसके परिणामस्वरूप भारत में दो वर्ग बन गए, एक वह मुट्ठी भर शिक्षित वर्ग जो अंग्रेजी सोच में ढल गया था, और दूसरा वह विशाल जनसमूह जो गरीबी और शोषण की चक्की में पिस रहा था। इन दो पृष्ठभूमियों के बीच जो खाई थी, उसे पाटना लगभग असंभव था।
अंग्रेजों का तर्क था कि वे भारत का कल्याण कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे भारत की आत्मा को निचोड़ रहे थे। लेकिन इसी टकराव ने भारतीयों के भीतर एक नई चेतना को जन्म दिया। हमने अंग्रेजों से ही उनके आधुनिक तर्क और लोकतंत्र के विचार सीखे और उन्हीं विचारों को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि भारत की गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक थोपी हुई व्यवस्था का परिणाम थी। 10वां अध्याय उपसंहार कंक्लूजन। अहमदनगर के किले में बिताया गया वह समय अब समाप्ति की ओर था। मेरी यह 9वीं जेल यात्रा मुझे भारत के और भी करीब ले आई थी। इन सालों में मैंने केवल भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा, बल्कि उसे महसूस किया। मैंने देखा कि भारत एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसके पास असीम धैर्य है। आक्रमण आए, साम्राज्य बने और उजड़ गए, लेकिन भारत की वह अंतरात्मा, वह लिंक कभी नहीं टूटा। मेरी यह खोज मुझे कहाँ ले आई? क्या मैं भारत को पूरी तरह समझ पाया? शायद नहीं। भारत इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि उसे किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन मैंने यह जरूर जान लिया कि भारत की शक्ति उसकी बाहरी एकता में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी उस गहरी सहनशीलता और समन्वय की भावना में है। भारत का अतीत महान है, लेकिन हमें केवल अतीत के भरोसे नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी जड़ें मजबूत रखते हुए आधुनिक विज्ञान और प्रगति को भी अपनाना होगा। मैंने जेल की उन दीवारों के भीतर से भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जो अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए बेताब है। आज का भारत एक नए जन्म की पीड़ा से गुजर रहा है। हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा और विभाजन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे भारत के लोगों पर पूरा भरोसा है। भारत की वह संस्कृति जो हजारों सालों से सबको अपनाती आई है, वही हमें भविष्य का रास्ता दिखाएगी। मेरी लेखनी यहाँ रुकती है, पर भारत की यात्रा जारी है। अतीत का बोझ कभी कभी भारी होता है, पर वही हमें भविष्य की नींव रखने की शक्ति भी देता है। मैं जेल से बाहर एक नई दुनिया और एक नए भारत की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ। भारत की खोज कभी खत्म नहीं होती, यह हर पीढ़ी के साथ फिर से शुरू होती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की इस पूरी यात्रा को मेरे साथ पूरा किया। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपने नेहरू जी की नजरों से भारत के इतिहास को सिंधु घाटी से लेकर आजादी की दहलीज तक देखा। क्या आप अब किसी और महान व्यक्ति की जीवनी या किसी दूसरी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ।